हेलो गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लीगल माइंडसेट जुडिशरी पे स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो कंप्लीट कर चुके हैं, हम लोग सेक्शन 8 को कंप्लीट कर लिए हैं। बट उसके जो इम्पॉर्टेंट केस लॉज हैं अब हम वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और आई होप आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा। मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्लास आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। तो अब आज क्या पढ़ने वाले हम लोग, देखिए। और जो फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं गाइस, आप सभी के लिए डिस्क्लेमर, आपको 1.5x या फिर उससे ज़्यादा स्पीड में क्या करना है, इस वीडियो को प्ले करना है ताकि आप वीडियो का मज़ा अच्छे से उठा पाएँ, ठीक है। क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट होता है, थोड़ा कभी कभी बोरिंग लगता है, बट आई कैन अश्योर यू आपको बोरिंग नहीं लगेगा। चलिए हम पढ़ रहे थे कंस्पिरेसी को प्रूफ किस तरीके से करते हैं, सेक्शन 8 उसी के बारे में बात करता है, ठीक है। तो सेक्शन 8 में अभी तक हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई दो बंदा या दो से ज़्यादा लोग कंस्पिरेसी कर रहे थे, तो अगर दो या दो से ज़्यादा लोग कंस्पिरेसी कर रहे थे कोई ऑफेंस करने के लिए, कोई सिविल रॉन्ग करने के लिए, तो उस केस में भी हम उनके अगेंस्ट, तो उस केस में वो जो भी एग्रीमेंट कर रहे थे, जो भी प्लानिंग कर रहे थे, वो प्लानिंग इटसेल्फ इज़ अ क्राइम, वो अपने आप में ऑफेंस है। समझ में आ रहा है? अच्छा। तो उस वक्त प्लानिंग करते वक्त उन्होंने जो कहा, उन्होंने जो किया, उन्होंने जो लिखा, वो सारा चीज़ एक दूसरे के अगेंस्ट में रिलेवेंट होगा। यानी एक बंदा अगर कुछ किया तो उसके लिए सारे लोग जिम्मेदार होंगे, क्योंकि यहाँ पर जॉइंट लायबिलिटी काम करता है, ठीक है। चलिए आज समझते हैं इन कुछ इम्पॉर्टेंट लीडिंग केस लॉज सेक्शन 8 पर जो है, ठीक है। सबसे पहला केस लॉ है आपका कहर सिंह का, कहर सिंह, ठीक है। कहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1988। कहर सिंह का केस है, देखिए, ये इंदिरा गांधी एसेसिनेशन केस के नाम से भी फेमस है, इंदिरा गांधी एसेसिनेशन केस, ठीक है। कहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1988 का केस है ये। आपको पता हुआ इंदिरा गांधी केस में क्या हुआ था, ब्रीफली बता दूं। उसमें वही हुआ था कि उनका जो सिक्योरिटी गार्ड था वही उनको गोली मार देता है, ठीक है। ये है ब्रीफ फैक्ट्स। अब चलिए समझते हैं। एक्चुअली ये जो केस लॉ है ये कंस्पिरेसीज का इम्पॉर्टेंट केस लॉ माना जाता है। और दूसरी बात ये कि एक कंडीशन हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, कंस्पिरेसी सेक्शन 8 को ब्रेकडाउन हमने जब किया था, उसमें एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन था, याद है? एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये था कि सेक्शन 8 का एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये था, बीएसए सेक्शन 8 का, कि अगर कंस्पिरेसी के लिए सबसे पहला इम्पॉर्टेंट कंडीशन है भाई, सबसे पहले कि प्राइमा फेसी एविडेंस होना चाहिए। क्या? प्राइमा फेसी एविडेंस। प्राइमा फेसी एविडेंस का मतलब होता है कि ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, पहली झलक में ऐसा लगना चाहिए कि कंस्पिरेसी चल रहा है, ठीक है। पहली झलक में, भले वो लोग आपस में कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे हों, लेकिन ऐसा लगना चाहिए कि कंस्पिरेसी चल रहा था पहली झलक में, ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, ठीक है। तो अब ये प्राइमा फेसी एविडेंस क्यों, प्राइमा फेसी एविडेंस जो होता है ये क्यों इंपॉर्टेंट बन गया, आइए समझते हैं। तो ये प्राइमा फेसी चीज़ को लेके ही जो है हमारा केस लॉज है कहर सिंह का जो केस लॉज है यही प्राइमा फेसी एविडेंस को लेकर है, ठीक है। और ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लास्ट क्लास में बताया था आपको, फिर से बता दूँ। देखिए होता क्या है कि मान लो दो लोग ए और बी मिलके क्या कर रहे हैं, कानों में फुसुर कर रहे हैं, और दोनों को एक साथ देखा जा रहा है। बहुत लोग जो आने जाने वाले जितने भी लोग हैं इनको देख रहे हैं कि साथ में लोग बहुत ही कुछ सीरियस बात कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सीरियस बात कर रहे हैं, हाथ में गन वन भी रखे हैं, इन लोग सबको ही देखें गांव के लोग, ठीक है। बाद में इनमें से ये ए है और ये बी है फॉर एग्जांपल, उसमें से जाके ए बाद में जाके क्या करता है ना, सी का मर्डर कर देता है। तो आपको क्या लगेगा ये सब देखकर कि हो सकता है कि ए और बी में कुछ तो इम्पॉर्टेंट बात चल रहा था, यानी कंस्पिरेसी चल रहा था। हालांकि ए और बी एक दूसरे के बारे में अपना बीवी का शिकायत कर रहे थे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अरे यार मैं तो फंस गया हूँ, ये भी बोल रहा था मैं भी फंस गया हूँ फॉर एग्जाम्पल। लेकिन ये सब करने के बाद अगर वो सी का मर्डर कर देता है तो लेकिन लगने में क्या लगेगा कि भाई हाँ इन लोगों कंस्पिरेसी चल रहा था, तभी तो जाके इनमें से एक जन मार के आया है। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि प्राइमा फेसी लगना चाहिए, भले वो अंदर में कुछ भी बात कर रहे हों, लेकिन अगर एक रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए, एक प्राइमा फेसी एविडेंस मिलना चाहिए कि हाँ भाई उन के बीच कंस्पिरेसी चल रहा था बोल के। तो ऐसे ही होता है इंदिरा गांधी के केस में भी। आइए देखते हैं क्या होता है। तो जितना ज़रूरी है उतनी फैक्ट्स मैं यहाँ पर लिखा हूँ। देखिए बोलता है, एक सेकेंड,
सेक्शन 10 इंडियन एविडेंस एक्ट का, जो कि सेक्शन 8 हो चुका है, अप्लाइज प्रोसिक्यूशन मस्ट एस्टेब्लिश प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ कंस्पिरेसी। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट केस है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है, अगर मान लो आप केस को एस्टेब्लिश करना चाहते हो, केस को प्रूव करना चाहते हो कि प्रोसिक्यूशन क्या प्रूव करना चाहते हो कि कंस्पिरेसी चल रहा था, अगर कंस्पिरेसी चल रहा था ये प्रूव करना चाहते हो, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि भैया प्राइमा फेसी एविडेंस मिल रहा था कंस्पिरेसी का, कंस्पिरेसी चल रहा था बोल के हमको प्राइमा फेसी एविडेंस मिला है। ऑब्वियसली बताओ, कोर्ट में ये कंस्पिरेसी प्रूव करने का एक्यूज्ड का गिल्ट प्रूफ करने का जिम्मेदारी किस पर होता है, प्रोसिक्यूशन पे होता है। तो वही बोल रहा है कि प्रोसिक्यूशन को ये सबसे पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा कि प्राइमा फेसी एविडेंस कंस्पिरेसी का चल रहा था। समझ में आ रहा है? ओके, ये एक बार प्रूफ हो गया ना, उसके बाद देन ओनली द एक्ट्स और स्टेटमेंट ऑफ वन कैन बी यूज्ड अगेंस्ट अदर। समझ में आ रहा है? अगर ये एक बार प्रूफ हो गया तभी आप क्या कर सकते हो, एक बंदा जो कहा वो दूसरे बंदे के अगेंस्ट में आप प्रूफ कर सकते हो। अच्छा, इन दिस केस क्या हुआ था, इन दिस केस मतलब इंदिरा गांधी ये बता रहा है कहर सिंह का केस में, इन दिस केस 2 persons बिफोर एन ऑफेंस वेयर सीन टुगेदर। 2 लोग ऑफेंस से पहले देखे जाते हैं, आइसोलेटिंग देमसेल्व्स, लुक छुप के, हाँ, ऑन अ रूफ टॉप, छत के ऊपर पूरा सब छप्पन छुपाई चल रहा है, दोनों छुप छुप के कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, एंड मेकिंग एवरी पॉसिबल एफर्ट्स टू हाइड देयर कन्वर्सेशन फ्रॉम द फैमिली मेम्बर्स। और वो पूरा कोशिश कर रहे हैं कि उनके फैमिली मेम्बर्स उनके कन्वर्सेशन को ना सुने, तो वो आपस में छुप छुप के बात कर रहे हैं, सब कुछ उनके फैमिली मेम्बर्स भी देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ चल रहा है, ये लोग आपस में छुपा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उनमें से एक बंदा जाके डेथ कॉज कर देता है, तो ये माना गया इट वाज हेल्ड टू बी एनफ प्राइमा फेसी प्रूफ ऑफ द कंस्पिरेसी। तो ये जो आपस में ये जो छुप छुप के बात कर रहे थे, लोगों से छुपा रहे थे, तो ये जो था ये माना गया कि प्राइमा फेसी एविडेंस माना गया कि कंस्पिरेसी उनके बीच चल रहा था, टू पनिश द वन फॉर द एक्शन ऑफ अदर। समझ में आ रहा है? तो इतना आप बस केस लिख लोगे, उतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंदिरा गांधी में क्या हुआ था आइए समझते हैं। तो इसको लिखने के लिए ये है, अगर देखोगे इंदिरा गांधी के केस में, देखिए द प्रोसिक्यूशन नीडेड टू एस्टेब्लिश प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ कंस्पिरेसी बिटवीन द एक्यूज्ड। ठीक है, तो एक्चुअली देखोगे तो इसमें 3 एक्यूज्ड थे, एक था कहर सिंह, एक था बिंत सिंह, इसको अब मैं क्या बोलूँगा आप देखिएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन मेरे को समझ नहीं आ रहा है, बिंट सिंह जो भी होगा, कहर सिंह, बिंट सिंह और सतवंत सिंह। ठीक है, ये जो एक्यूज्ड लोग थे, इनके बीच प्राइमा फेसी एविडेंस कंस्पिरेसी का चल रहा था। फॉर एग्जांपल, मतलब ये कहना चाहता हूँ मैं कि प्रोसिक्यूशन को ये प्रूफ करना था, ये जो कहर सिंह है, बिंट सिंह है और ये जो सतवंत सिंह है, इनके बीच कंस्पिरेसी चल रहा था। ठीक है, द कोर्ट फाउंड कंसिस्टेंट होगा ये, एक सेकेंड, द कोर्ट फाउंड कंसिस्टेंट एविडेंस ऑफ सेक्रेटेटिव मीटिंग्स। ठीक है, कोर्ट को मिला, एविडेंस मिला कि हाँ वो लोग क्या कर रहे थे, सीक्रेट मीटिंग्स कर रहे थे और बहुत ही एफर्ट्स डाल रहे थे खुद को छुपाने का, अपना डिस्कशन को छुपाने का कोशिश कर रहे थे, अपने आप को वो छत के ऊपर बात कर रहे थे। ये सारा चीज़ मिलता है कोर्ट को, ये सारा सबूत मिलता है कि वो अपना कन्वर्सेशन को बहुत ही मतलब क्या कर रहे थे, सीक्रेट तरीके से मीटिंग कर रहे थे, बात कर रहे थे, फैमिली मेम्बर्स से छुपा रहे थे, ये सारा चीज़ कोर्ट को मिलता है। आफ्टर एस्टेब्लिशिंग द प्राइमा फेसी केस ऑफ कंस्पिरेसी, ठीक है, जब प्राइमा फेसी केस कंस्पिरेसी का प्रूव हो जाता है, दैट इज़ एक्चुअल शूटिंग बाय द सतवंत सिंह। तो इसमें जो शूट जो करने वाला बंदा होता है वो होता है सतवंत सिंह। सतवंत सिंह क्या करता है, वो इंदिरा गांधी को गोली मारता है। कुड लॉफुली बी ट्रीटेड एज द एक्ट ऑफ ऑल। तो ये जो सतवंत सिंह जो भी कहा, जो भी किया, ये सब बाकी के अगेंस्ट में क्या हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा। एंड एविडेंस अगेंस्ट वन वाज एडमिसिबल अगेंस्ट द रेस्ट। ठीक है, दिस इज प्रिसाइजली व्हाट हैपेंड इन इंदिरा गांधी असैसिनेशन केस। दिस पैटर्न वाज द मेजर रीजन व्हाई द कोर्ट अपहेल्ड द कन्विक्शन अंडर सेक्शन 120B एंड 302 IPC। ठीक है, तो यही होता है इसमें। आपको इसलिए मैं बोला, ये बस नीचे लिख दिया हूँ आपके समझने के लिए। एक्चुअली वही हुआ था
जो 3 लोग थे कंस्पिरेसी के मेन जो कल्प्रिट थे, जिनमें से 2 लोग को देखा जाता है कि वो छत पे छुप छुप के अपने फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हैं और छुप के बात कर रहे हैं, सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि कोई उनका बात ना सुन सके। उसके बाद जाकर एक आदमी क्या करता है, मर्डर कर देता है, ठीक है। तो जो भी उन लोग बात कर रहे थे, ये जो सबूत दिया गया कि वो आपस में जो बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनके बीच कंस्पिरेसी चल रहा था। तो प्राइमा फेसी एविडेंस मिल गया कंस्पिरेसी का, ठीक है। चलिए, ये था कहर सिंह का केस। आपको एग्ज़ाम में बस इतना ही लिखना है, ज़्यादा लिखना ही नहीं है, ये बस समझाने के लिए लिखा हूँ मैं, ठीक है। देखिए, मैं और एक चीज़ आप लोग को सबको फिर से बता दूँ, जो लेक्चर कंटिन्यूस देख रहे हैं, मेरा जो नोट्स है वो एक्सटेंसिव नोट्स है। एक्सटेंसिव नोट्स मतलब वो कॉम्प्रिहेंसिव है उससे, और मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखा हूँ। आपको उतने ही लिखना है। देखिए, मैं सारा चीज़ दे दिया, लेकिन आपको उतना ही ज़रूरत के हिसाब से लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो आप अपना थोड़ा दिमाग भी यूज़ कीजिएगा। ऑब्वियसली इतना तो लिख ही नहीं पाएंगे, वो भी मालूम है मुझे। दूसरा देखो, एक मिर्ज़ा अकबर का केस है। क्या? मिर्ज़ा अकबर वर्सेस एम्परर 1940 का केस है। मिर्ज़ा अकबर का क्या होता है, देखो, ये एक्चुअली केस है। यहाँ पर ये जो केस था हमारा किस पॉइंट को लेके था? ये जो पॉइंट था ये था प्राइमा फेसी एविडेंस को लेके, कि कंस्पिरेसी का प्राइमा फेसी एविडेंस को लेके था केस, ठीक है। मतलब इंडिपेंडेंट प्रूफ रिक्वायर्ड। अच्छा, अब यहाँ पर जो केस है ये मिर्ज़ा अकबर का, ये किस चीज़ को लेके केस है? ये वाला केस है आपका, अगर कोई बंदा कंस्पिरेसी चल रहा था, कंस्पिरेसी करते वक्त जो भी बंदा बोलता है, कहता है, लिखता है, वो सारा चीज़ रेलिवेंट हो जाता है ना, तो वही चीज़ को लेकर है। अगर कोई बंदा कुछ बोला, कुछ लिखा, कुछ किया, कंस्पिरेसी के होने तक, कंस्पिरेसी जब बन रहा था वहाँ से एग्जीक्यूट होने तक या फिर पकड़े जाने तक, तो वो सारा चीज़ रेलिवेंट हो जाएगा। एक दूसरे के अगेंस्ट में हमने पढ़ा था, तो उस चीज़ को लेके ये आपका क्या है जजमेंट है। चलिए देखते हैं, ये केस लॉज को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, देखिए क्या होता है। पहले मैं समझा दूं, देखो यहाँ पर पति पत्नी और वो वाला कहानी है। यहाँ पर एक है महर ताज़ा। कौन है? महर ताज़ा। महर ताज़ा कौन है? वाइफ है वो। उसका हस्बैंड कौन है? मिर्ज़ा अकबर। सॉरी, हस्बैंड है उसका अली असगर, ठीक है। इसको मैं असगर बोलूँगा, हाँ, असगर बोलने नहीं हो रहा है मेरे को, ठीक है। सुनो, महर ताज़ा जो कि वाइफ है, ठीक है, उसका हस्बैंड हुआ करता था अली असगर, ठीक है। तो महर ताज़ा वाइफ थी अली असगर की, ठीक है, ये हस्बैंड था। बट महर ताज़ा पसंद करती थी, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था मिर्ज़ा अकबर के साथ, उसका लवर था जो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो महर ताज़ा और मिर्ज़ा अकबर दोनों का एक लव अफेयर चल रहा था, जबकि वो ऑलरेडी शादीशुदा थी अली असगर के साथ। समझ में आ रहा है? तो महर ताज़ा और अली असगर दोनों हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था मिर्ज़ा अकबर के साथ। समझ में आ रहा है? अच्छा, होता क्या है कि ये लोग आपस में उस समय 1940 का केस है, देखो, हाँ, प्रिवी काउंसिल का इसका केस है। तो 1940 में क्या होता है, 1940 का केस है क्योंकि बहुत पुराना केस है। तो उस समय प्यार का जो इजहार किया करता था इंसान, किस तरीके से किया करता था मालूम है आपको? लव लेटर के ज़रिए, हाँ। तो ये महर ताज़ा और मिर्ज़ा अकबर के बीच बहुत सारा लव लेटर एक्सचेंज हुआ। दोनों एक दूसरे को खत लिखा करते थे कि मैं बहुत ही बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ आपको, ये बोलता था मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ ले आऊँगा, हाँ, बहुत सारा इस तरीके का बात होता था। उसी वक्त महर ताज़ा और इनके बीच जो बातचीत हो रहा था, तो इन लोग उसी बातचीत में प्लानिंग करते हैं कि अली असगर को निपटाना है, क्योंकि ये अब कांटा बन रहा है हम लोग के प्यार का, ठीक है। तो दोनों क्या करते हैं, प्लानिंग तैयार करते हैं, वही लव लेटर के एक्सचेंज में ही। समझ में आ रहा है? अली असगर को मारने का। तो इलोन क्या करते हैं, एक बंदे को हायर करते हैं दोनों, और बंदे का नाम रहता है उमर शेर। क्या नाम रहता है? उमर शेर, ठीक है। तो उमर शेर को हायर करते हैं कि वो जाएगा और अली असगर को मारेगा, ठीक है। तो ये है तुम्हारा फैक्ट्स। आइए पढ़ते हैं उसके बाद। ये था, इतना इंट्रोडक्शन देने के लिए सही है, इतना समझ में आ रहा है। महर ताज़ा वाइफ है, उसका हस्बैंड है अली असगर, और महर ताज़ा का जो लवर है वो है मिर्ज़ा, ठीक है। और हमारा केस का नाम क्या है? मिर्ज़ा अकबर वर्सेस एम्परर। मिर्ज़ा अकबर वर्सेस एम्परर का केस है, ठीक है। आओ देखते हैं। जो महर ताज़ा है वाइफ, मिर्ज़ा अकबर कंस्पायर्ड टू मर्डर अली असगर हस्बैंड बाय हायरिंग एन असैसिन उमर शेर।
ठीक है। तो जो इसमें वही बोल रहा है कि जो महर ताजा थी, वाइफ थी, ओके, वाइफ जो थी वो क्या करती है, अपने लवर के साथ मिलकर अपने हस्बैंड को मारने का प्लान तैयार करती है, कंस्पिरेसी करती है, और किसको हायर करती है, कौन सा शूटर को, उमर शेर को हायर करती है। तो उमर शेर जब मारने जाता है ना, उमर शेर इसका नाम, हाँ, उमर शेर जब मारने जाता है तो ही वॉज कॉट रेड हैंडेड, ठीक है, ही वॉज कॉट रेड हैंडेड, इसको पूरा पकड़ लिया जाता है, मौकाए वारदात पे इसको पकड़ लेते हैं। आफ्टर मर्डरिंग अली असगर, हालांकि जब उसका मर्डर कर देता है वो अली असगर का, और जब अली असगर का मर्डर करता है वो पकड़ा जाता है, ठीक है। और इसमें और एक फैक्ट मैं इसमें नहीं लिखा हूँ, बस इतना जितना ज़रूरी है उतना समझो। अब देखो, मर्डर जब किया, वो पकड़ा गया, तो उस वक्त क्या है ना, ये आपका जो मिर्ज़ा अकबर है वो उसके सपोर्ट में बोलता है कि ये क्यों मारेगा, हाँ ये क्यों मारेगा उसको, इसका थोड़ी है कुछ, ये मारेगा क्यों, तो उसका सपोर्ट ले लेता है कौन, मिर्ज़ा अकबर, समझ में आ रहा है। अब देखो प्रोसिक्यूशंस मेन एविडेंस, प्रोसिक्यूशन का मेन एविडेंस क्या था, अ सीरीज ऑफ लव लेटर्स शोइंग प्लानिंग एंड मोटिव। तो अब होता क्या है, प्रोसिक्यूशन, अब जब ये केस चलता है तो अब मिर्ज़ा अकबर साला वो क्या कर रहा है, सॉरी वर्ड के लिए, मिर्ज़ा अकबर क्या करता है, महर ताज़ा को मिर्ज़ा अकबर क्या करता है, उमर शेर को सपोर्ट कर रहा था ना उस समय, मिर्ज़ा अकबर उमर शेर को सपोर्ट कर रहा था कि ये क्यों मारेगा उसको। तो इन लोगों को समझ में आ जाता है कि भैया कुछ ना कुछ दाल में कुछ काला है, ये इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन वगैरह होता है तो पता चलता है कि ये दोनों का आपस में क्या चल रहा था, अफेयर चल रहा था। बहुत सारे लव लेटर्स मिलते हैं और लव लेटर्स में ही पता चलता है कि दोनों का प्लानिंग चल रहा था, मोटिव था भाई मारने का। तो आफ्टर द क्राइम वाइफ गेव द स्टेटमेंट बिफोर द मजिस्ट्रेट इम्प्लीकेटिंग मिर्ज़ा अकबर। अब यहाँ पर लड़की पलट जाती है। अब जब क्राइम खत्म हो जाता है, देखो क्राइम खत्म हो गया है, अब यहाँ पर आता है हमारा कंसेप्ट, याद करो, क्राइम खत्म हो गया है, ठीक है, ये चल रहा था, ठीक है, यहाँ मिर्ज़ा अकबर, ये मिर्ज़ा अकबर और तुम्हारा महर ताज़ा दोनों का लव अफेयर चल रहा है, दोनों के बीच लेटर्स एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है, लेटर एक्सचेंज हो रहे थे, दोनों प्लानिंग अच्छे से कर रहे थे कि भैया मारना है, ठीक है, अली असगर को मारना है। तो इन लोग आपस में बात करते हैं, लेटर एक्सचेंज होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। एक्सचेंज होने के बाद जब इन लोग पकड़े जाते हैं तो महर ताज़ा बोलती है, वो उगल देती है। महर ताज़ा यहाँ पर ख़त्म हो गया, यहाँ पर क्या हुआ, हस्बैंड का डेथ हो गया, हस्बैंड डाइड, यहाँ पर हस्बैंड का डेथ हो चुका है। तो हस्बैंड का जैसे ही डेथ हुआ, मतलब कंस्पिरेसी ओवर होने के बाद यहाँ पर जो महर ताज़ा है वो फंसा देती है किसको, मिर्ज़ा अकबर को। ओ माय गॉड, लड़की फंसा दी लड़के को कि मैं कुछ नहीं जानती भाई, ये मिर्ज़ा अकबर ही किया है, ये मिर्ज़ा अकबर का प्लानिंग था। तो अब ये हालांकि दोनों मिलके कंस्पिरेसी किए हैं, प्लानिंग किए थे मारने का, और उमर शेर मारा। जब ये पकड़ी गई तो ये बता रही है कि ये मिर्ज़ा अकबर का सारा कराया हुआ है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो अब बताओ, ये जो स्टेटमेंट दे रही है, ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने, वो भी ऑफेंस होने के बाद, तो वो क्या रेलिवेंट होगा सेक्शन 10 में रेलिवेंट होगा। ऑफेंस हो चुका है, उसके बाद वो क्या कर रही है, उसके बाद वो स्टेटमेंट दे रही है, तो सेक्शन 10 में रेलिवेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पहले ही मैं बताया था कि कंस्पिरेसी चलते वक्त, अगर कंस्पिरेसी जब तक चल रहा था, ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा सा रुको, ठीक है, वही चीज़ मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पर मर्डर हो चुका था, मर्डर होने के बाद वो जो महर ताज़ा मिर्ज़ा अकबर को फंसा रही है, तो ये जो स्टेटमेंट दे रही है ये सेक्शन 10 में रिलेवेंट नहीं होगा, क्योंकि
कंस्पिरेसी इज़ ओवर नाउ, कंस्पिरेसी खत्म हो चुका है। तो कंस्पिरेसी एक बार खत्म हो गया तो उसके बाद जो भी इलोन अगर एक दूसरे को फंसाएंगे रिलेवेंट नहीं होगा। हाँ, कंस्पिरेसी के बीच जो भी उन्होंने कहा था वो रिलेवेंट होगा। तो कंस्पिरेसी जब चल रहा था उनके बीच तो क्या हो रहा था, उनके बीच लेटर एक्सचेंज हो रहा था। ओ माय गॉड, और लेटर एक्सचेंज में तो सारा चीज़ लिखा हुआ है, उनके बीच जो भी बातचीत होता था उसमें मर्डर का जिक्र हुआ था। तो ये जो लेटर एक्सचेंज, जो लेटर मिलता है, ठीक है, वो लेटर जो मिलता है कोर्ट को, उसमें सारा जिक्र होता है कि भैया प्लानिंग के बारे में, जो कि वो चीज़ एडमिसिबल हो जाता है सेक्शन 10 में, लेटर जो उनके बीच एक्सचेंज हुआ था। बट ये जो कहती है मिर्ज़ा अकबर के अगेंस्ट में जो बात बोलती है वो सेक्शन 10 में रेलिवेंट नहीं होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो देखिए, तो लीगल इशू ये था, इज अ स्टेटमेंट मेड बाय वन कंस्पिरेटर जो कि वाइफ है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कंस्पिरेसी एडमिसिबल अगेंस्ट द अदर मिर्ज़ा अकबर अंडर सेक्शन 10। हाँ, तो जो स्टेटमेंट एक कंस्पिरेटर जो वाइफ कहती है, हाँ, किसको, अपने लवर को, ठीक है, तो वो क्या स्टेटमेंट रेलिवेंट होगा? क्राइम होने के बाद वो जो भी बोली रेलिवेंट होगा क्या? क्राइम होने के बाद जो बोली है रेलिवेंट बिल्कुल नहीं होगा। वो दूसरे सेक्शन में रेलिवेंट हो सकता है, यहाँ पे रेलिवेंट नहीं होगा क्योंकि कंस्पिरेसी ओवर हो चुका है। तो देखो क्या बोलता है, द प्रीवी काउंसिल हेल्ड दैट सेक्शन 10 इंडियन एविडेंस एक्ट का, जो कि अभी सेक्शन 8 हो चुका है, अप्लाइज ओनली टू द स्टेटमेंट और एक्ट मेड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंस्पिरेसी। तो बोलता है कि भैया सेक्शन 10 आपका तभी लगेगा जब कोई स्टेटमेंट, कोई एक्ट, कोई राइटिंग आपने कंस्पिरेसी के दौरान आपने बोला था, कहा था, लिखा था, तभी सेक्शन 10 अप्लाई होगा। लेकिन एक बार कंस्पिरेसी खत्म तो ये सब अब एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ओके। स्टेटमेंट्स मेड आफ्टर द कंस्पिरेसी हैज एंडेड, तो जो भी स्टेटमेंट्स वो दी कंस्पिरेसी खत्म होने के बाद, जैसे मर्डर कौन किया था, हाँ, मिर्ज़ा अकबर मर्डर किया है, करवाया है फॉर एग्जांपल, आर नॉट एडमिसिबल अगेंस्ट द को कंस्पिरेटर अंडर सेक्शन 10। समझे? तो वो जो स्टेटमेंट दी ना क्राइम खत्म होने के बाद, नहीं मिर्ज़ा अकबर ने ही प्लानिंग किया था, मैं थोड़ी कुछ की थी, वही प्लानिंग किया था, तो वो जो भी स्टेटमेंट देती है वो स्टेटमेंट रेलिवेंट नहीं होगा। समझ में आया? क्योंकि क्राइम इज ओवर, कंस्पिरेसी इज ओवर। लेकिन आपस में वो दोनों के बीच जो बातचीत हुआ था लेटर के एक्सचेंज के जरिए, वो रेलिवेंट हो जाएगा सेक्शन 10 में। ठीक है। द वाइफ्स पोस्ट मर्डर स्टेटमेंट वाज हेल्ड इनएडमिसिबल बट लेटर्स रिटन ड्यूरिंग द कंस्पिरेसी वेर वैलिड एविडेंस एंड सफिशिएंट फॉर द कन्विक्शन। समझ में आ रहा है? तो इसमें वही हुआ, वो जो लेटर लिखे थे कंस्पिरेसी के दौरान वो बहुत ही ठोस सबूत बना और उसको एडमिसिबल माना गया और बहुत ही सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस बना कन्विक्शन के लिए, क्योंकि कंस्पिरेसी के दौरान दोनों के बीच में लेटर एक्सचेंज हुआ था। ठीक है। और ये जो अपील होता है, इसका अपील को डिसमिस कर देते हैं और लास्ट में कन्विक्शन हो जाता है किसको? तुम्हारा मिर्ज़ा अकबर को। ठीक है। लास्ट में क्या होता है? दोनों को एक्चुअली होगा और क्या। ठीक है। कन्विक्शन अपहेल्ड। प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 10, सेक्शन 10 कवर्स ओनली एक्ट। तो यहाँ पर हम ये केस लॉ से हमको क्या पता चला? इस केस लॉ से हमें ये पता चला कि सेक्शन 10 तभी अप्लाई होगा जब एक्ट, स्टेटमेंट या फिर राइटिंग तब होगा जब कंस्पिरेसी चल रहा था। ओके, ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉमन डिजाइन, नॉट आफ्टर इट्स कंप्लीशन। समझ में आ रहा है? ओके। और एक केस लॉज है बद्री राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। समझ में आ रहा है? देखो, ये जो अब केस लॉज है, मैं अब ब्रीफली बता दूं क्या हुआ मिर्ज़ा अकबर में। मिर्ज़ा अकबर में वाइफ और लवर मिल के प्लान बनाते हैं हस्बैंड को मार देंगे। और प्लानिंग कैसा बनाते हैं? लेटर के जरिए, क्योंकि 1940 का केस है, एक दूसरे को लव लेटर लिखा करते थे, उसी में उन्होंने प्लानिंग तैयार किया था मारेंगे। उमर शेर को हायर करते हैं मारने के लिए। जब उमर शेर मारने जाता है, मार तो देता है, मारने के बाद क्या होता है? जब उमर शेर उसको मार देता है तो वो पकड़ा जाता है। जब पकड़ा जाता है तो वो नाम लेता है मिर्ज़ा अकबर का। मिर्ज़ा अकबर उसके सपोर्ट में बोलने लगता है, तो अब भाई डाउट हो जाता है पुलिस वालों को कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब इन्वेस्टिगेशन जाता है तो पता चलता है कि दोनों के बीच लव लेटर एक्सचेंज हुआ है। और लव लेटर जब एक्सचेंज हुआ है, मिलता है, और महर ताजा उस समय पलट जाती है, बोलती है मैं नहीं की हूँ, मिर्ज़ा अकबर सारा चीज़ किया है। तो ये जो बात बोलती है वो सेक्शन 10 में रेलिवेंट नहीं होता क्योंकि कंस्पिरेसी खत्म हो चुका था। लेकिन आपस में उनके बीच जो लव लेटर एक्सचेंज हुआ था जब कंस्पिरेसी चल रहा था, उस वक्त इनका लव लेटर आपस में जो एक्सचेंज हुआ था उसको रेलिवेंट माना जाता है और उसके बेसिस पे इनको कन्विक्शन हो जाता है, खत्म। आइए बद्री राय का केस देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बद्री राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये भी कंस्पिरेसी के ऊपर। होता क्या है कि दो एक्यूज्ड हैं इसमें। एक है स्कूल टीचर जिसका नाम है बद्री राय। बद्री राय कौन है? स्कूल टीचर है। और एक है रामजी सोनार। कौन है? रामजी सोनार। और ये कौन है?
गोल्डस्मिथ, गोल्डस्मिथ मतलब वही सोनार है। तो बद्री राय जो कि स्कूल टीचर है, स्कूल मास्टर है वो, और रामजी सोनार है। रामजी कौन है? सोनार है, सोना का काम करता है, ठीक है। बैकग्राउंड क्या है कि पुलिस सीज द स्टोलन ऑर्नामेंट्स नियर रामजी शॉप एंड अरेस्टेड हिम। पुलिस क्या करता है ना, रामजी का, क्योंकि अब रामजी सोनार है, आपको पता है कि सोनारी लोग के पास होता क्या है कि कभी कभी लोग क्या करते हैं ना, चोरी का सोना जाते हैं बेचने के लिए, पता है आपको। तो होता क्या है कि रामजी के दुकान से चोरी का जो सोना है, ऑर्नामेंट्स है, पुलिस सीज करके ले जाता है, समझ में आ रहा है। पुलिस सीज द स्टोलन ऑर्नामेंट्स नियर रामजी शॉप एंड अरेस्टेड हिम। उसको अरेस्ट भी कर लेता है और लेके चला जाता है, समझ में आ रहा है। ओके, इंसिडेंट देखो, 24 अगस्त 1953 को बद्री एंड रामजी अप्रोच द पुलिस इंस्पेक्टर एंड आस्क्ड हिम टू सप्रेस द केस इन रिटर्न फॉर द ब्राइब। अब देखो, 24 अगस्त 1953 का बात है। बद्री और रामजी दोनों जाते हैं पुलिस के पास और बोलते हैं सुनो ना, केस को दबा दो यार, और कुछ गिफ्ट विफ्ट ले लो, मिठाई ले लो यार, मिठाई ले लो, और सर जी मिठाई ले लीजिए और केस को दबा दीजिए ना, कौन सा बहुत बड़ा केस है जो, हाँ रख लीजिए, मिठाई रख लीजिए, हाँ मतलब ब्राइब देने का कोशिश करता है। 31 अगस्त को अकेला बद्री जाता है इस बार पुलिस स्टेशन, ठीक है, अकेला बद्री जाता है, ठीक है। तो 31 अगस्त को बद्री अकेला जाता है पुलिस स्टेशन और उसको 500 रुपया ऑफर करता है, जो कि रामजी उसको भेजा था। रामजी दिया था किसको? बद्री को, कि जाना पुलिस स्टेशन में और उसको दे देना। हालांकि दोनों पहले से प्लानिंग कर चुके हैं कि उनको ब्राइब देना है। अब बद्री गया और पुलिस स्टेशन में 500 रुपया भी निकाल के देने लग गया कि केस को क्या कर दो, आप केस को हटा दो। और वहाँ पर विटनेस लोग भी थे, रिक्वेस्टिंग हिम टू हुश अप द केस, ठीक है। तो केस को हटाने का इलोन बोल रहा था, वो रिक्वेस्ट कर रहा था। तो यहाँ पर दोनों पे, तो यहाँ पर क्या होता है ना, चार्ज लगता है दोनों पे 120 बी, जो कि क्रिमिनल कंस्पिरेसी का पनिशमेंट है। अभी तुम्हारा 61 का क्लॉज 2 हो चुका है और 165 ए आईपीसी का ब्राइवरी का केस उन दोनों पे लगता है, ठीक है। डिस्प्यूट क्या था? डिस्प्यूट ये था कि जो बद्री ने बोला है, जो किया है, यानी ऑफर देना, ब्राइव का ऑफरिंग देना, क्या उसको हम लोग रामजी के अगेंस्ट में यूज़ कर सकते हैं? हालांकि बद्री ने ऑफर दिया, 500 रुपये लेके गया था, तो ये बद्री का एक्ट जो है क्या रामजी के अगेंस्ट में यूज़ हो सकता है क्या? बताओ मुझे, क्या यूज़ हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कंस्पिरेसी तो दोनों किए थे। वही चीज़ देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है। सुप्रीम कोर्ट बोला द कंस्पिरेसी टू ब्राइव वाज कंटिन्यूइंग कंस्पिरेसी फ्रॉम 24 to 31, ठीक है। ये जो कंस्पिरेसी था, ये कंटिन्यूइंग कंस्पिरेसी था, मतलब 24 तारीख से लेकर 31 तारीख तक चल ही रहा था, क्योंकि ख़त्म थोड़ी हुआ था। लोन प्लानिंग किए थे कि देंगे, उसके बाद 31 तारीख को दे के बद्री दे देता है, पैसा देने चले जाता है, कहाँ पर? तुम्हारा पुलिस स्टेशन। तो ये कंटिन्यूइंग कंस्पिरेसी था। बद्रीज एक्ट ऑफ ऑफरिंग 500 एंड हिज स्टेटमेंट वेर इन फर्दरेंस ऑफ कंस्पिरेसी। और वो जो 500 रुपये देता है वो कंस्पिरेसी के फर्दरेंस में रहता है। कंस्पिरेसी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, कंस्पिरेसी के फर्दरेंस में वो दिया। सो एडमिसिबल अगेंस्ट बोथ कंस्पिरेटर्स। तो ये जो भी बोलता है, जो भी 500 रुपये ये देता है, ये जो एक्ट है वो आपका कंस्पिरेसी के फर्दरेंस में ही दिया था वो, इसीलिए ये तुम्हारा रामजी के अगेंस्ट में भी क्या हो जाता है, ये रेलिवेंट हो जाता है। सो अंडर सेक्शन 10 इंडियन एविडेंस एक्ट का एक्ट्स और स्टेटमेंट ऑफ वन कंस्पिरेटर मेड ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ कंस्पिरेसी आर एडमिसिबल अगेंस्ट ऑल, ठीक है। तो जो भी बंदा लिखा, कहा, बोला, सारा चीज़ एडमिसिबल हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा हर कंस्पिरेटर के अगेंस्ट में। समझ में आ रहा है? तो इसका रिजल्ट ये होता है कि बोथ बद्री राय और रामजी सोनार को गिल्टी माना जाता है और इनमें कन्विक्शन होता है और अपील को डिसमिस कर दिया जाता है। तो इस जजमेंट से हमने क्या सीखा? इस जजमेंट से हमने ये सीखा कि कोई भी एक्ट, स्टेटमेंट एक कंस्पिरेटर का ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ कंस्पिरेसी, जब तक कंस्पिरेसी चल रहा है, और इन रेफरेंस टू द कॉमन डिज़ाइन, और उनका कॉमन डिज़ाइन को लेके, मतलब मेन जो मकसद है उसको लेके, वो जो भी बोले, जो भी किए, सब एडमिसिबल होगा ऑल कंस्पिरेटर के अगेंस्ट पे। जो हमारा सेक्शन 8 है जो बोल रहा है BSA का, वही चीज़ इसमें लिखा गया है, ठीक है। सो टाइमिंग इज क्रूशियल, कंस्पिरेसी मस्ट स्टिल बी अलाइव व्हेन एक्ट और स्टेटमेंट इज मेड। तो जब भी बंदा कोई चीज़ करता है, लिखता है, बोलता है, उस समय कंस्पिरेसी चलना चाहिए, ठीक है।
और एक केस लॉज है आर वर्सेस ब्लैक एंड टाई का। चलिए इसको भी खत्म करते हैं और ये हमारा सेक्शन 8 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आर वर्सेस ब्लैक एंड टाई का केस है 1844 का। क्या होता है देखिए, यहाँ पर ब्लैक और टाई बोल के दो लोग रहते हैं। ब्लैक का काम रहता है लैंडिंग वेटर एट द कस्टम्स, बाहर से जो सामान वगैरह आता है वो उसको देख रेख करता है, लैंडिंग वेटर रहता है वो। ठीक है, बाहर से कोई सामान आया तो कस्टम डिपार्टमेंट में काम करता है। जो पोर्ट होता है ना, पोर्ट में ये इसका ड्यूटी रहता है, कस्टम जो पोर्ट रहता है वहाँ पर ड्यूटी रहता है बाहर से जो भी सामान आया वगैरह उसको चेक वेक करना। ठीक है, टाई जो होता है वो एक एजेंट होता है इम्पोर्टर्स। क्या होता है ये? एजेंट रहता है इम्पोर्टर्स लोग का, जो भी माल बाहर से मंगाते हैं उनका ये एजेंट रहता है। और ये कौन है? कस्टम डिपार्टमेंट में वहीं पर काम कर रहा है। ठीक है, अब दोनों मिलकर ना कंस्पिरेसी की है, दोनों मिलकर देखो प्लानिंग बनाते हैं। बोथ कंस्पायर्ड टू डिफ्रॉड द कस्टम्स रेवेन्यू बाय अलाउइंग गुड्स टू पास विदाउट प्रॉपर ड्यूटी। तो इलन क्या करते हैं ना, मिलकर प्लानिंग बनाते हैं। सुनना, बोलते हैं कि सुनना, मैं तो हूँ इम्पोर्टर, मैं तो एजेंट हूँ, बाहर से सामान मंगाता हूँ, फिर इम्पोर्ट ड्यूटी देना पड़ता है। मैं ना इम्पोर्ट ड्यूटी तो ना कम कर दूंगा, तेरे को ही दे दूंगा, इतना ज़्यादा क्यों दूंगा। तो ये लोग मिल के मतलब बनाते हैं प्लानिंग की, इम्पोर्ट ड्यूटी अब नहीं देंगे, जो भी पैसा है इम्पोर्ट ड्यूटी का दोनों में मिल बांट के खा लेते हैं। ठीक है, ऐसा बनाते हैं। तो इन लोग क्या करते हैं, दो बुक तो होता क्या है, इन लोग एक ऑफिशियल बुक बनाते हैं अपना फ्रॉड लिखने के लिए, मेंटेन अ कैरी आउट द फ्रॉड। तो अब ये ऑफिशियल बुक जो है ये दोनों को पता है कि हाँ इसमें हम लोग का दोनों का कच्चा चिट्ठा लिखा हुआ है कि कितना हम लोग फ्रॉड किए हैं और कितना कमाए हैं कस्टम ड्यूटी का क्या करके, फ्रॉड करके। तो ये जो ऑफिशियल बुक जो तैयार करता है, ये कौन करते हैं? ये दोनों मिलकर करते हैं, मतलब दोनों को पता रहता है। ठीक है, ऑफिशियल बुक में। और ये ऑफिशियल बुक में क्या लिखा रहता है कि दोनों ने मिलकर कितना फ्रॉड किया है, तो दोनों के नॉलेज में है। और ये कंस्पिरेसी के दौरान ही ये सब चल रहा है, समझ में आ रहा है? दोनों कंस्पिरेसी की, और कंस्पिरेसी जब जब चल रहा था तब तक ये सब मेंटेन होता था। ठीक है, और होता क्या है, टाई जो है ना, टाई वो थोड़ा बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है। वो सोचता है ना कि मैं भी एक तो ना अपना पर्सनल रखूँगा बुक, जिसमें ना मैं अपना देखूँगा कि मेरा कितना पैसा बना। तो प्राइवेट बुक रखता है कौन? टाई। टाई क्या करता है? अपना प्राइवेट बुक मेंटेन करता है। ठीक है, तो फ्रॉड होने तक चल रहा था ऑफिशियल बुक, और जैसे ही फ्रॉड ख़त्म हुआ तो वो अपना पर्सनल बुक मेंटेन करने लग गया। ठीक है, अब देखो क्या हुआ है। Whether the entries made by the one conspirator tie could be used as evidence against the other and if all such entries were admissible। तो बोल रहा है, मान लो ये जो कंस्पिरेटर यानी जो टाई ने जो एंट्री मारा है बुक में, तो उसका लिखा गया चीज़ को क्या हम लोग ब्लैक के अगेंस्ट में यूज़ कर सकते हैं? आइए देखते हैं क्या बोलता है कोर्ट। द कोर्ट ड्रीव द डिस्टिंक्शन बिटवीन द एक्ट और स्टेटमेंट ड्यूरिंग द कंस्पिरेसी एंड दोज आफ्टर कंस्पिरेसी। देखिए, आप ये मान के चलिए कि फ्रॉड एक सिंगल ट्रांजैक्शन हुआ है, कोई फ्रॉड हुआ था। फ्रॉड चलते वक्त ये क्या किया था, तुम्हारा टाई और ब्लैक मिलके एक बुक मेंटेन किए थे, जिसमें दोनों मिलके क्या कर रहे थे, कितना रुपए का फ्रॉड इन लोगों ने मिलके किया है वो मेंटेन था। जब फ्रॉड ख़त्म हो गया, टाई क्या किया, अपना पर्सनल बुक बनाया, वो अपना हिसाब किताब करने लग गया। ठीक है, तो जब बाद में ना ये प्राइवेट बुक भी मिलता है, तो अब ये क्वेश्चन राइज होता है, ये जो टाई जो लिखा है पर्सनल चीज़, क्या ये इसका लिखा हुआ क्या हम लोग उसके अगेंस्ट में यूज़ कर सकते हैं क्या? किसके अगेंस्ट में? ब्लैक के अगेंस्ट में। आइए, एंट्रीज इन द ऑफिशियल बुक। तो ऑफिशियल बुक में जो एंट्री था, ऑफिशियल बुक में एंट्री कब था? जब फ्रॉड चल रहा था, यानी फ्रॉड जब चल रहा था यानी कंस्पिरेसी चल रहा था, तो जो भी उन्होंने ऑफिशियल बुक में जो भी लिखा है वो क्या होगा, दोनों के अगेंस्ट में रिलेवेंट होगा। देखो, मेड इन फर्दरेंस ऑफ कंस्पिरेसी, मतलब कंस्पिरेसी उस समय चल रहा था, तो ये एडमिसेबल होगा किसके अगेंस्ट में? दोनों के अगेंस्ट में, इंक्लूडिंग ब्लैक के भी अगेंस्ट में। हालांकि लिखने वाला कौन था? टाई दोनों बुक मेंटेन कर रहा है। जो टाई है वो ऑफिशियल बुक भी लिखता था, प्राइवेट बुक भी लिखता था, लेकिन ऑफिशियल बुक लिखता था कब? जब कंस्पिरेसी चल रहा था, फ्रॉड चल रहा था। फ्रॉड खत्म होने के बाद वो अपना बुक मेंटेन किया था, समझ में? यानी ऑफिशियल बुक में जो भी एंट्री किया है वो दोनों के अगेंस्ट में रिलेवेंट होगा। और प्राइवेट बुक में देखो, अब प्राइवेट बुक में एंट्री हुआ है मेड आफ्टर द फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन खत्म होने के बाद हुआ है, तो ये नॉट एडमिसिबल अगेंस्ट द ब्लैक के अगेंस्ट में एडमिसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंस्पिरेसी इज ओवर नाउ,
बिकॉज दे डिडंट फर्दर द कंस्पिरेसी, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है कंस्पिरेसी के फर्दरेंस में नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर ऑलरेडी कंस्पिरेसी खत्म हो चुका था। समझ में आ रहा है? तो यही है बस तुम्हारा ब्लैक आर वर्सेस ब्लैक एंड टाई का केस है। तो फिर से ब्रीफली बता दूँ, दो लोग थे। ब्लैक था तुम्हारा कस्टम ऑफिस में, कस्टम डिपार्टमेंट में काम करता था, लैंडिंग वेटर था, सामान आता है तो वो चेक वेक करता है। टाई क्या था? ये एजेंट हुआ करता था इंपोर्टर लोगों का। दोनों मिलके एक प्लानिंग तैयार करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं कि दोनों मिलके कस्टम ड्यूटी का पैसा खा जाएंगे। तो दोनों क्या करते हैं, एक ऑफिशियल बुक बनाते हैं जिसमें दोनों लोग एंट्री लिखते हैं कि कितना उन्होंने फ्रॉड किया। और जैसे ही फ्रॉड ख़त्म हुआ, टाई अपना अलग से पर्सनल बुक भी मेंटेन करता था। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि टाई जो पर्सनल बुक मेंटेन कर रहा था प्राइवेट वाला, क्या उसमें जो लिखा गया चीज़ है उसको यूज़ कर सकते हैं किसके अगेंस्ट में? ब्लैक के अगेंस्ट में। तो बोला गया नहीं, क्योंकि फ्रॉड ख़त्म हो चुका था उस वक्त, उसके बाद वो मेंटेन किया है। तो क्योंकि कंस्पिरेसी ख़त्म, फ्रॉड ख़त्म, कंस्पिरेसी ख़त्म, तो जो भी वो लिखा गया वो एविडेंस के रूप में यूज़ नहीं कर सकते। किसके अगेंस्ट में? उसके अगेंस्ट में, तुम्हारा ब्लैक के अगेंस्ट में। लेकिन ऑफिशियल बुक जो कि कंस्पिरेसी के दौरान चल रहा था, उसमें जो भी एंट्री किया गया है वो दोनों के अगेंस्ट में रिलेवेंट होगा। बस ये हमने पढ़ा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये तीनों केस का मैं एक शॉर्ट समरी बना के ले आया हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। हो सकता है तो आप स्क्रीनशॉट भी मार लीजिए। ठीक है, चलिए, ये है तुम्हारा आर वर्सेस ब्लैक एंड टाई का पढ़े। यहाँ पर कस्टम ऑफिसर ब्लैक था, एजेंट टाई कंस्पायर्ड टू डिफ्रॉड रेवेन्यू, टाई मेड एंट्रीज ऑन ऑफिशियल बुक ड्यूरिंग फ्रॉड एंड प्राइवेट बुक आफ्टर फ्रॉड। ठीक है, ये सारा चीज़ देखो अच्छे से लिख दिया गया है, आप इसको लिख लीजिएगा। इतना अगर नहीं लिख सकते हैं, इतना सारा केस लॉस, एक चार्ट बना लो और तीनों को लिख लो, एग्ज़ाम में बस कोट कर दो, पूरा अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सेक्शन 10 ओवर हुआ, सेक्शन 10 मतलब पुराना एविडेंस एक्ट का ओवर हुआ और नया का सेक्शन 8 ओवर हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सेक्शन 9 BSA का। ठीक है, और पुराना वाला सेक्शन 11। चलिए रखता हूँ, और मुझे बताइए कि क्लास आपको कैसा लग रहा है भाई, बताओ मुझे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त सैम, और पढ़ते रहिए।